लर्नर्स, माय नेम इज रविंद्र त्रिवेदी और आप लोग देख रहे हैं पर्सनल ट्यूटर। जैसा कि आपको पता है पिछली 2 क्लासों में हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो चैप्टर है आपका पीरियोडिक टेबल, उस पर एक पीरियड प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, एटॉमिक रेडियस के बारे में। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस। क्या करेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे पूरी पीरियोडिक टेबल में कैसे ट्रेंड हम लोग को देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो क्या होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ में। फिर हम लोग ये भी बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करेंगे। हाँ है ना? चलिए टॉपिक शुरू कर रहा हूँ अपना आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब एक्चुअली आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है आपका, ये देखो क्या है, आपका एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस और ये अलग अलग शेल्स दे रखे हैं। जैसे सपोज एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ रखा हुआ है, हाँ है ना? और अगर मैं किसकी डेफिनेशन देना चाहता हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन होती है दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर, मिनिमम एनर्जी required to remove an electron, from isolated gaseous atom, कोई भी एक एटम है, उसके एटम में से, उसके आउटरमोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको इस मॉलिक्यूल को या इस एटम को आपको देनी पड़ेगी, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं। अब देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोले या आयोनाइजेशन एनर्जी बोले, क्या बोल सकते हैं हम लोग? देखो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। दूसरा एक और वर्ड है जिसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है ना? अब ये तीनों चीजें अलग अलग है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब मैं यहाँ जो डेफिनेशन आपको बताई है, मैंने वो डेफिनेशन बताई है आपको मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी की, दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये आपका क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पे अगर मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, देखो इसको डिनोट करते हैं डेल्टा IH, है ना? आयोनाइजेशन एंथैल्पी को, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा H, और जो इसकी यूनिट होती है, क्या होती है? जो इसकी यूनिट रहेगी, यूनिट हो सकती है वो आपसे हो सकती है जूल में, है ना? या हो सकती है आपकी किलो जूल में। किस में होगी? या होगी जूल में, जूल पर मोल में, या फिर किलो जूल पर मोल में। किस में होगी? जूल में और किलो जूल में। अब मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं आपका, किसके बारे में? आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन के बारे में। अगर मैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन हो जाएगी दैट मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कि जो भी एटम है, यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल अप्लाई करना चाहता हूँ और पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद में जो मिनिमम पोटेंशियल अप्लाई करूँ जिससे क्या हो कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या हो जाए? आपका बाहर निकल जाए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम लोग बोल देंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसकी जो डेफिनेशन होती है, आईपी की जो यूनिट होती है, आईपी की यूनिट हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हम लोग देखेंगे इसको जो कैसे कन्वर्जन किलो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसी में देखने वाले हैं आगे। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी की ये सारी बातें हो गई। अब इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या चीज़ें डिपेंड करेगी, क्या होगा। अब देखो जस्ट सपोज कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, अब आपको देखो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है आपकी वो एक्चुअली आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मैंने एक्सोथर्मिक बोल दिया था। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो एनर्जी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो एनर्जी आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। और जब भी किसी सिस्टम को आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। एंड फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा H की जो वैल्यू होती है, वो डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है आपकी? डेल्टा IH विल बी पॉजिटिव। क्या होगा? डेल्टा H जो होगा वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा, हाँ या ना?
आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में देखो कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो जैसे मैं यहाँ पे एक बार एक एटम बना लेता हूँ कि एटम को एनर्जी एक्चुअली देनी क्यों पड़ रही है। जैसे सपोज ये एटम का न्यूक्लियस और ये अलग अलग शेल्स बना दिए मैंने, जब ये अलग अलग शेल्स बना दिए और ये एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है मेरा यहाँ पे, हाँ है ना। अब ये इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, अब देखो यहाँ ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जेड इफेक्टिव। क्या बोल देते हैं? जेड इफेक्टिव, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिटेल से स्टडी किया हुआ है। अब ये देखो क्या है कि ये न्यूक्लियस जो है आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इसके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इस अट्रैक्शन के फोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ अमाउंट में आपको एनर्जी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को डेल्टा एच क्या बोलते हैं हम लोग, कि जब भी किसी सिस्टम को एनर्जी दी जाती है तो डेल्टा एच क्या आता है आपका? डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, हाँ या ना। ये तो बात हो गई हमारे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अब हम लोग अलग अलग बात करेंगे कि कैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम लोग आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कैसे हम लोग डील करेंगे उससे। अब देखो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करी तो क्या होगा? आपका एनर्जी देनी पड़ेगी। 2 निकालेंगे क्या होगा? 3 निकालने क्या होगा? और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? और उन सारी एनर्जीज के बारे में कि एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी निकाली तो कुछ एनर्जी आपके आई पास डेल्टा IH1 आ गई आपके पास में, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट हो गई। उसके बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड हो जाएगी। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो थर्ड हो जाएगी। तो इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या? उसके बारे में हम लोगों को बात करना है, हाँ या ना। अब जब सपोज देखो मैं यहाँ पे आपको एक एटम बना देता हूँ, ये एटम का न्यूक्लियस फिर से बना दिया मैंने और ये मैंने बता दिया उसके आउटरमोस्ट शेल है, शेल्स बना दिए। शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बारे में मैंने यहाँ पे बना दिया है, हाँ है ना। और इस एलिमेंट का नाम मैंने x दे दिया है। अब जब सपोज मैं x से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ, क्या करूँ कि मैं x से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, -1 इलेक्ट्रॉन। अब जब मैं एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया तो x पे जो चार्ज आएगा वो आएगा माइनस। क्या आएगा? x पे माइनस, x पे अगर इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया है तो x पे जो चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। और जो एनर्जी मुझे यहाँ पे देनी पड़ी है वो एनर्जी कितनी होगी? डेल्टा IH1। क्या हो जाएगा? डेल्टा IH1 आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी जो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, हाँ या ना। और डेल्टा IH1 यहाँ पे क्या होगा आपका? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। कुछ अमाउंट में एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, हाँ या ना। अब दूसरा इसी एलिमेंट में x प्लस में एक और इलेक्ट्रॉन में निकालना चाहता हूँ। क्या कर रहा हूँ कि अब ये जो x प्लस आपका केटायन था उसमें से क्या कर रहा हूँ मैं? एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा हूँ। एक और इलेक्ट्रॉन में निकालूंगा -1 इलेक्ट्रॉन। तो इस बार जो होगा वो हो जाएगा x+2, है ना। उस पर जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा +2 का चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने। और इस बार जो एनर्जी आपकी लगेगी वो लगेगी डेल्टा I आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, या I डेल्टा आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, है ना। और ये भी एनर्जी जो होगी वो होगी पॉजिटिव। मैं इसको IE फर्स्ट लिख लेता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। उसके बाद में इसको आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। अब देखो तीसरा वापस क्या कर रहा हूँ कि मैं एक इलेक्ट्रॉन इससे और निकाल लूँ। क्या करूँ कि देखो x+2 है, इससे मैं क्या करूँ? एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहा हूँ, -1 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन में और निकाल दूंगा तो इस पे चार्ज आएगा x पे -3। क्या चार्ज आएगा? x पे -3। और अब जो एनर्जी आपकी आ रही है वो एनर्जी हो जाएगी आपकी डेल्टा IH3। क्या हो जाएगा? डेल्टा IH3। और ये भी क्या होगा? ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। कुछ अमाउंट में आपको एनर्जी देनी होगी, जिसको मैं क्या लिख लेता हूँ? आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। क्या लिख लेता हूँ? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। अब देखो यहाँ पे डिटेल से बात करते हैं हम लोग कि जब सपोज देखो ध्यान से देखना एक बार, मैंने आपको कल ही बोला था कि जब भी देखो एक x आपका न्यूट्रल एटम है और उससे एक इलेक्ट्रॉन चले जाता है, -1 इलेक्ट्रॉन, मगर उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो x+ हो जाता है, हाँ है ना। और जब भी ये न्यूट्रल एटम है और इसका केटायन है तो केटायन में जो होता है वो Z इफेक्टिव हमेशा बढ़ता है, हाँ है ना। केटायन में Z इफेक्टिव हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा अपने न्यूट्रल एटम से, हाँ है ना। तो अब देखो ध्यान से देखना कि जब सपोज यहाँ पे अगर मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? इस पहला इलेक्ट्रॉन निकालना अगर मैं चाह रहा हूँ तो मुझे कुछ अमाउंट में आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट देनी पड़ेगी। उसके बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसी एटम में से अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा हूँ तो पहली बार की कंपैरिजन में मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी? सिंपल सी बात है कि दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, हाँ है ना। एज कंपैरेटिवली पहले इलेक्ट्रॉन से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा पास में है। उस पर लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर उस पर लगने वाला फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बना हुआ होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, उसको ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप देंगे वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद हम लोग फिर से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे, तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर से निकालना चाह रहा हूं मैं, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन नो डाउट फिर से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उससे भी पास में होगा, और इस बार क्या होगा कि इस बार Z इफेक्टिव और ही ज्यादा लग रहा होगा, मतलब बहुत ज्यादा लग रहा होगा एज कंपैरेटिवली सेकंड इलेक्ट्रॉन पर, एज कंपैरेटिवली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पर, तो तीसरी बार Z इफेक्टिव और ज्यादा लगेगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ विदाउट एनी एक्सेप्शन, अगर एटम X अगर आपका सेम है तो उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, दैट आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड जो होगा वो हमेशा और हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज़्यादा, और आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड जो है वो हमेशा और हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज़्यादा होगा, है ना। इस पर कोई एक्सेप्शन नहीं है कि आप थर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने से बहुत ज़्यादा होगी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी से बहुत ज़्यादा होगी। एज आई कैन से दैट कि हम लोग क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस निकाल रहे हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए ये ऑर्डर हो जाएगा कि कंटिन्यूसली क्या होगा आपका, कंटिन्यूसली आपका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता हुआ रहेगा, हाँ या ना। अब यहाँ बढ़ने का रीज़न सिंपल सा है, क्या होगा कि Z इफेक्टिव बढ़ेगा, क्या होगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, दैट फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन electron present in outermost shell, electron present in outermost shell या फिर वो इलेक्ट्रॉन जिससे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन निकालना है वो क्या होगा आपका, इंक्रीज होता जाएगा। फोर्स अगर इंक्रीज होता जाएगा ऑब्वियसली तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, उसी वजह से फोर्स बढ़ेगा तो मुझे अमाउंट ऑफ एनर्जी भी जो लग रही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी भी आपको क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है आपको जिसको ध्यान रखना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, आया ना। अब हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपके आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट कर रहे होंगे, तो हम लोग बात करते हैं, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग factors affecting आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला मैं लिख लेता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो मैंने अभी बढ़ा दिया था आपको, Z इफेक्टिव। क्या होगा, Z इफेक्टिव। अब देखो Z इफेक्टिव क्या होगा, अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगा। क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगा। अब मैं चार्ज के बारे में भी बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि जब सपोज आपके पास में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखी है और फिर पूछा हो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, तो हम लोग सीधा बता सकते हैं कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका Z इफेक्टिव उतना ही ज़्यादा होता है, हाँ या ना। हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा Z इफेक्टिव, और जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव उतना कम एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना कम एटॉमिक रेडियस उतना मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ा हुआ दिखेगा, है ना। तो क्या होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन नेगेटिव चार्ज के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पहला इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का हम लोगों ने देख लिया। दूसरा इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं किसका, शील्डिंग इफेक्ट का। किसका देख रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट का। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो भी हम लोग बोल दें वो हो जाएगा आपके लिए शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब हम लोगों को सबको पता है दैट शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट होता है इनर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन मिलके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, धक्का देते हैं। धक्का देते हैं मतलब रिपेल करते हैं। अब जब जितना ज़्यादा इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे उतना क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस उतना ही
बढ़ेगा। अब जितना एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आपका अनडाउटेडली आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपका कम होगा। तो एज आई कैन से दैट शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आयोनिक रेडियस। क्या होगा, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट जितना बढ़ेगा उतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता हुआ रहेगा। हाँ या ना। तीसरा कंसेप्ट है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। देखो तीसरा कंसेप्ट दैट हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। पहले मैं हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड समझा देता हूं कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड क्या होता है ना। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब जस्ट सपोज देखो, आपको सबको पता है दैट पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं? पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल हो रहे होते हैं। तो उसके लिए अगर मैं हाफ फील्ड की बात करूंगा पी के लिए, तो पी के लिए हाफ फील्ड का जो होगा वो हो जाएगा P3, हाँ या ना। और फुल फील्ड क्या हो जाएगा? फुल फील्ड हो जाएगा उसके लिए P6। क्या हो जाएगा? P6, है ना। दूसरा, अगर डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा? D5 तो हाफ फील्ड, और D10 जो हो जाएगा वो हो जाएगा फुल फील्ड। F के लिए क्या हो जाएगा? F के लिए हाफ फील्ड F7, और F फुल फील्ड क्या हो जाएगा? F14। क्या हो जाएगा? देखो F के लिए ये F7 और ये हो जाएगा आपका F14, हाँ या ना। ये तीनों देख लेंगे हम लोग कि हाफ फील्ड, फुल फील्ड, D5, D10, F7 और F14। तो ये पूरा कंसेप्ट हो जाएगा हाफ फील्ड और फुल फील्ड का। तो अब हाफ फील्ड और फुल फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है उसको देखेंगे, कि जैसे हम लोग देखो बात करेंगे। अभी मैं जब आपको ट्रेंड पढ़ा रहा हूँ, ट्रेंड बताऊंगा इसमें पीरियोडिक टेबल में कि लेफ्ट टू राइट मूव होने से सारी चीज़ें कैसे क्या मूव करती है। तो क्या होगा कि अगर कोई नियर बाय एटम पे अगर ऐसा एलिमेंट आ जाए जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जैसे अगर साइज की बात करेंगे तो साइज छोटा होता है आपका ऑक्सीजन का, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसके पास में 2p3 ऑर्बिटल्स होता है, इसके p ऑर्बिटल्स में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है, या फिर हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है तो क्या होगा? अपने नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा स्टेबल आपका कंपाउंड रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल रहता है, हाँ या ना। चलिए तो देखते हैं, देखो आगे हाफ फील्ड और फुल फील्ड का भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल। क्या देखना है? दैट पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल। चलो पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल। अब देखो पेनिट्रेशन पावर का मतलब समझिएगा कि ये एक आपका न्यूक्लियस है, हाँ या ना। अब ये न्यूक्लियस है और सबशेल की बात करूं मैं तो 4 सबशेल होते हैं। एक होता है S, P, D और F। तो अगर मैं किसी भी शेल के बारे में बात कर रहा हूं तो सबसे पहला सबशेल जो S सबशेल है वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास होता है, उसके बाद P, उसके बाद D और उसके बाद F। तो आपके पास में अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट जो शेल है आपका, जो लास्ट सबशेल है वो है आपका S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल और F सबशेल, तो उसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा S सबशेल से। क्यों? क्योंकि S सबशेल जो होता है नियर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, और न्यूक्लियस के बहुत पास होने की वजह से पेनिट्रेशन पावर का जो ऑर्डर है वो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है S में, फिर होती है P में, फिर होती है D में और फिर होती है F में, हाँ है ना। और जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होगा आपके सबशेल का, उतना ही उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, हाँ या ना। आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। हम लोगों को ये सारे फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब अगर सारे फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है तो हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल के बारे में, है ना, कि कौन सा ट्रेंड फॉलो होगा। दैट लिखे थे यहाँ पे, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हम लोग अब ट्रेंड दो ही तरह से पढ़ते हैं, या तो लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम। अब देखो लेफ्ट टू राइट में सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिख रहा हूं मैं, ट्रेंड इन पीरियड बात कर रहा हूं, और मैं पहले बात करूंगा लेफ्ट टू राइट, या फिर हम लोग बात कर देते हैं यहाँ पे इन अ पीरियड, कि पीरियड में कैसे चेंज होगा। देखो इन अ पीरियड। अब सेकंड ग्रुप के सारे एलिमेंट लिख लेता हूं मैं आपको। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट देखो कौन कौन सा होगा। सबसे पहला होता है लिथियम,
लिथियम के बाद में आता है आपका बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में आता है बोरॉन, बोरॉन के बाद में आता है कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर लास्ट में आता है आपका नियॉन आता है। कौन सा आता है? नियॉन आता है। ये सारे आपके ग्रुप हो जाएंगे। देखो पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप के सारे एलिमेंट आ गए अपने पास में। अब इन एलिमेंट पे जितने सारे फैक्टर्स हम लोगों ने देखे थे उन सारे फैक्टर्स को अप्लाई करके देखना है हम लोगों को। तो सबसे पहले देखो नॉर्मल जो ट्रेंड है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब लोग लेफ्ट टू राइट हम लोग पीरियड में बढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि जेड इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन शील्डिंग इफेक्ट, कि शील्डिंग इफेक्ट से ज़्यादा बढ़ता है। तो क्या होता है इस कंपैरेटिवली यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो है वो कंटिन्यूसली क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब अगर एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूसली क्या होगा? इंक्रीज होगा, हाँ या ना? अब आयोनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, लेकिन मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है? देखो ध्यान से सुनना, क्या बता रखा है मैंने आपको ये बता रखा है कि नियॉन, अब यहाँ जब नियॉन की बात कर रहा हूँ मैं, तो नियॉन का एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होता है, हाँ या ना? नियॉन का एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होता है। तो इस नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग नियॉन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे कम होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? सबसे कम होनी चाहिए थी, लेकिन नियॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। तो पहला रीज़न देखो, नियॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होने का सबसे पहला रीज़न होता है कि ये होती है भैया आइडियल गैस। क्या होती है? आइडियल गैस। दूसरा कंसेप्ट देखो, पहला कंसेप्ट आइडियल गैस, कौन? नियॉन। दूसरा कंसेप्ट फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल। देखो भैया, जैसे अगर नियॉन के एटॉमिक कन्फिगरेशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p6। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? 1s2, 2s2, 2p6। अब मैंने पहले ही आपको बताया दैट p6 जो है वो आपका फुलफिल कन्फिगरेशन होता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। कौन? नियॉन। और नियॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप में, क्या बोला? पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप में, सेकंड पीरियड में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? नियॉन की होगी। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? नियॉन की। उसके बाद जो ऑर्डर आता है नियॉन के बाद वाला, नियॉन के बाद नो डाउट फ्लोरीन की होगी। नियॉन के बाद होगा फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बाद में, अब देखो फ्लोरीन के बाद में यहाँ वापस से देखिएगा, फ्लोरीन के बाद में दो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? एक तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब मैंने आपको उसमें पहले बता दिया था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है p3, 2p3, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2p4। अब ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला कंसेप्ट जो आपको लगाना है, जब भी अपन हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा नियर बाय एटम पे ही अप्लाई होना चाहिए। किस पे? नियर बाय एटम पे। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको आसपास में, तो जब ऐसे आसपास में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसमें आपको ये बताना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? नाइट्रोजन स्टेबल होगा। नाइट्रोजन स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि उसके पास में हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होते हैं भैया। क्या होते हैं? हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होते हैं। तो नियॉन के बाद में फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद में आ जाता है आपका नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के बाद में कार्बन, हाँ या ना? कार्बन। अब कार्बन के बाद में देखो बेरिलियम और बोरॉन। वापस से देखेंगे बेरिलियम और बोरॉन फिर से। अब देखो बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2s2। क्या होता है? 2s2, और ये होता है 2s2, 2p1, 2s2, 2p1। अब यहाँ पे जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2p से। और मैंने आपको बताया था कि सबशेल के ऑर्डर में, कि सबशेल में सबसे पहला सबशेल कौन सा पास में होता है? जो s सबशेल न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा इस कंपैरेटिवली बोरॉन के। तो कार्बन के बाद में कौन आ जाएगा? कार्बन के बाद में आ जाएगा आपका बेरिलियम। कौन आ जाएगा? बेरिलियम। बेरिलियम के बाद में आ जाता है आपका बोरॉन, और बोरॉन के बाद में एज यूजुअल लिथियम। लिथियम का एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा, मतलब नियॉन के अलावा, है ना? और तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम हो जाएगा। और ये ऑर्डर होता है आपका किसका? ये ऑर्डर पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसके लिए? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। तो आप यहाँ लिख लें आराम से दैट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट। क्या होगा? सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए ये आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा। सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह से मैं
सेकंड पीरियड लिख रहा हूँ, सेकंड पीरियड एलिमेंट। इसी तरह से मैं थर्ड पीरियड एलिमेंट के बारे में भी लिख सकता हूँ एज इट इज सेम। देखो थर्ड पीरियड में, अगर थर्ड पीरियड में मैं लिखना चाहूँ तो देखो इसके नीचे ही लिख लेता हूँ। लिथियम के नीचे आता है आपका सोडियम, सोडियम के नीचे आता है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद में होता है भैया ऑर्गन। क्या होता है? ऑर्गन। अब देखो सेम एज इट इज जैसे आपका सेकंड पीरियड में हो रहा था, सेम आपका होगा थर्ड पीरियड के साथ में। तो आपको देखना है, देखो ऑर्गन का क्या होगा? एटॉमिक आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा। ऑर्गन के बाद में होगा नो डाउट क्लोरीन का, क्लोरीन के बाद में फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस के बाद में किसका होगा? आपका सिलिकॉन का, सिलिकॉन के बाद में किसका होगा? आपका मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम के बाद में किसका होगा? आपका एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम के बाद होगा आपका सोडियम का। किसका? सोडियम का। तो ये तो बात हो गई सारी पीरियड के बारे में। किसके बारे में? पीरियड का ये पूरा कंप्लीट ऑर्डर आ जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। चाहे सबशेल के लिए बात कर ले हम लोग, चाहे पेनिट्रेशन पावर की बात कर ले, बाकी सारी चीज़ें जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर रखी है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और भी एक्सेप्शन, मतलब कुछ और हमारे पास में है। जैसे देखो हम लोगों ने पीरियड में ही देखा था, पीरियड में देखा था देखो डी ब्लॉक में। किसमें? डी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक में हम लोगों ने क्या देखा था? देखो एटॉमिक रेडियस अगर आपको याद हो तो कौन कौन सा? स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब ये देखो, ये यहाँ पे मैंने आपको ये बिल्कुल बता रखा था इसका ऑर्डर आयनाइजेशन एंथैल्पी से, सॉरी एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड, कि यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूसली क्या होता है कि आपका एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है तो क्या होगा? देखो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, हाँ ना? क्या होगा? एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। आयरन, कोबाल्ट और निकल तीनों ही में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कांस्टेंट सेम रहेगी, हाँ या ना? उसके बाद में कॉपर और जिंक के बारे में अगर मैं बात कर लूँ, कॉपर और जिंक में, तो जिंक का जो रेडियस जो है वो बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है? कॉपर और जिंक में जिंक का एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है, तो कॉपर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। किससे? जिंक से। अब देखो हम लोगों ने बात कर लिया है लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर के बारे में। अब हम लोग बात करना चाहते हैं टॉप टू बॉटम के बारे में। किसके बारे में? टॉप टू बॉटम, और एल्स वी कैन से दैट, क्या बोलेंगे? ग्रुप में। क्या बोलेंगे? ग्रुप में। इन ग्रुप में हम लोगों को क्या देखना है? ग्रुप में हम लोगों को देखना है कि कैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी चेंज होती है। तो देखो सबसे पहला, जैसे अगर मैं एल्कली मेटल्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो देखो ये होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, हाँ या ना? अब देखो लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम यही होगा आपका एल्कली मेटल्स का ऑर्डर। अब टॉप टू बॉटम हम लोगों को पता है, टॉप टू बॉटम क्या पता है कि भैया शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। किसके? जेड इफेक्टिव के। मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से एटॉमिक रेडियस बहुत बढ़ता है। क्या होता है? एटॉमिक रेडियस बहुत बढ़ता है। और एटॉमिक रेडियस बढ़ने से देखो क्या होगा कि कंटिन्यूसली, जैसे देखो ये न्यूक्लियस है, ये शेल कंटिन्यूसली शेल ही चेंज होगा। तो पहले होगा पहला वाला शेल, फिर दूसरा वाला शेल, फिर तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, इस तरह से कंटिन्यूसली शेल बढ़ता रहेगा। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन निकालना हो जाएगा भैया आसान। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकालना हो जाएगा आसान। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी हो जाएगी बहुत कम। क्या हो जाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी बहुत कम। आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी बहुत कम। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी किसकी? लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, और सबसे कम अगर हम लोग बात करें तो किसकी हो जाती है? सीजियम की। किसकी हो जाती है? सीजियम की। तो ये तो था टॉप टू बॉटम का। अब टॉप टू बॉटम में भी हमारे पास में दो एक एक्सेप्शन है जिसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन आपको याद आया होगा कि सर हम लोगों ने, आपने बताया था दैट बैंगन आलू गाजर इन थैला वाला कंसेप्ट, बैंगन आलू गाजर इन थैला, हाँ या ना? अब देखो इसमें मैंने आलू और गाजर के बारे में बात की थी। आलू गाजर बोले तो देखो पहला एल्यूमिनियम बेटा और दूसरा गैलियम। एल्यूमिनियम और गैलियम में अगर बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो देखो एल्यूमिनियम और गैलियम में अगर एटॉमिक रेडियस, एल्यूमिनियम और गैलियम में एटॉमिक रेडियस किसका ज़्यादा होता है? तो आपको पता था कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस जो होता है वो गैलियम से ज़्यादा होता है ना? दैट क्या होता है? एटॉमिक रेडियस
एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है, अगर एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम का ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी आपकी, नो डाउट गैलियम की। किसकी ज़्यादा हो जाएगी? गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। देखो क्वेश्चन में कहीं भी क्वेश्चन आए, ये नीट से हर साल बहुत क्वेश्चन आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी से, जेई में भी बहुत बार अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। आपके पास में एनसीईआरटी में कुछ कर्व से दिखा रखा है, अपन ने सारी चीज़ें पूरे ट्रेंड बना के देख लिया है कि कौन ज़्यादा होता है कौन कम होता है। लेकिन देखो अगर मैं इसमें बात कर रहे हैं कि अगर आपसे नॉर्मल पूछा है, वो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा है आपको कि कौन सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, तो आपको हमेशा और हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में ही सोचना है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। क्या कर रहे हो? पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी या देनी पड़ेगी उसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। आई बात समझ में? तो ये होता है पूरा कंसेप्ट टॉप टू बॉटम वाले में, है ना। उसके बाद में एक और कंसेप्ट होता है, देखो ये आपका टाइटेनियम, फिर ये होता है जर्कोनियम और ये होता है आपका हाफनियम, है ना। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, ये बेटा होती है 3D सीरीज। कौन सी? 3D ट्रांजिशन सीरीज। ये होता है आपका 4D ट्रांजिशन सीरीज और ये होता है आपका 5D ट्रांजिशन सीरीज। क्या होता है? 5D ट्रांजिशन सीरीज। अब ये देखो, ये होता है आपका 4th पीरियड में, हाँ या ना। ये होता है आपका 5th पीरियड में और ये होता है आपका 6th पीरियड में। तो देखो यहाँ अगर आप लोग रीजन लिखना चाहते हैं कि गैलियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा क्यों होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3D कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? देखो 3D कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? 3D कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं अगर इसी को यहाँ पे डिस्कस कराऊँ, 3D कॉन्ट्रैक्शन, अगर मैं इसको यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ कि टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम में किसकी ज़्यादा होगी, तो देखो टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ, वापस से कंसेप्ट समझना। टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ, एटॉमिक रेडियस क्या होगा? एटॉमिक रेडियस बढ़ता है भैया। एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? कम। लेकिन याद करो, मैंने आपको बताया था जब एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था, एटॉमिक रेडियस पे बात करी थी कि टाइटेनियम से तो बड़ा होता है जर्कोनियम, लेकिन जर्कोनियम हाफनियम से बड़ा नहीं होता। सॉरी, देखो टाइटेनियम से बड़ा हो जाएगा जर्कोनियम, लेकिन जर्कोनियम से हाफनियम बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे 5D सीरीज, 5D आ रहा है आपका और 6th पीरियड शुरू हो रहा है। तो उससे पहले जर्कोनियम से पहले आपका शुरू हो जाता है लेंथेनम। क्या शुरू हो जाता है? लेंथेनम, या फिर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने की वजह से आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा जर्कोनियम, फिर उससे छोटा होता है टाइटेनियम, और टाइटेनियम से भी छोटा हो जाएगा टाइटेनियम, और टाइटेनियम से भी लगभग नियर बाय इक्वल मान के हम लोग, नियर बाय छोटा या उससे भी छोटा हो जाता है हाफनियम। कौन सा? हाफनियम। अब ऐसा क्यों होता है भैया? तो देखो HF के पहले, ये हाफनियम से पहले आपका क्या होता है? हाफनियम से पहले लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? देखो यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? मैंने आपको बोला था, देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब F ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं बीच में, और जैसे F ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उससे क्या होगा? 14 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ेंगे और वो शील्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में पार्टिसिपेट करेंगे और इतना अट्रैक्ट करेंगे हाफनियम के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को कि हाफनियम जो है वो टाइटेनियम से भी छोटा हो जाएगा, हाँ या ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी हाफनियम, देखो हाफनियम ग्रेटर देन इक्वल्स टू टाइटेनियम, और सबसे कम आपका हो जाएगा जर्कोनियम का। किसका हो जाएगा? ये होता है एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, और ये वाला किसका हो जाता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, हाँ या ना। होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। हम लोगों ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है कि लेफ्ट टू राइट ट्रेंड क्या होगा, टॉप टू बॉटम ट्रेंड क्या होगा, इन सब के बारे में बात करी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कौन कौन से एप्लीकेशंस होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे हम लोग क्या क्या सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विथ पर्सनल ट्यूटर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द पर्सनल ट्यूटर। थैंक यू।